गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चल पड़ा। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। जैसे ही लड़की ने शोर मचाया कि दोनों बैल फूफा जी वाले जो हैं वो भागे जा रहे हैं, और इससे पहले उस लड़की ने उन दोनों के पगहे खोल दिए थे और खुद ही कहा कि तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार और भी बढ़ने वाला है, तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसके बाद की ये स्थिति है जहाँ गया जो है वो हड़बड़ाकर भीतर से भागता निकलता है और बैलों को पकड़ने के लिए चल पड़ता है। दोनों भागते हैं और गया ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। वो बहुत तेज शुरू हो जाते हैं भागना। फिर गया ने शोर मचा दिया। गांव के कुछ और लोग भी जुट जाते हैं और साथ में सभी लोग जो है वो चल पड़ते हैं। आदमियों को भी वो साथ लेने के लिए लौटता है। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा। यानी जैसे ही वो और साथियों को लेने के लिए लौटा जिससे कि बैलों को पकड़ा जा सके, कौन? गया। जब वो और साथियों को लेने के लिए लौटा तब तक दोनों मित्रों यानी दोनों बैलों को मौका मिल गया भागने का, और वो सुध-बुध खोकर जो है सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि वो अपना रास्ता भी भूल गए, उसकी भी जानकारी नहीं रहे। बस उनको जो आगे रास्ता दिखता गया वो उस पर भागते चले गए, क्योंकि इस वक्त उनको गया से पीछा छुड़ाना था अपना। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता नहीं था। अब वो भागते भागते जिस मार्ग पर चले आए थे वो कुछ अपरिचित सा मार्ग उनको समझ में आ चुका था और वो रास्ता अपना भटक चुके थे। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। जब उन्हें रास्ता जो है अनजान सा लगने लगा, अपरिचित लगने लगा, तो दोनों जो है खेत के कोने पर खड़े होकर ये सोचने लग जाते हैं कि अब क्या किया जाए। ये रास्ता तो अनजान है, मतलब जानवर तो जो है वो एक ही रास्ता उनको पता होता है, जहाँ भी उनका जो अपना घर है, मालिक का घर है, उसी को वो जानते हैं और उसी राह पर आना और जाना दोनों करते हैं, क्योंकि वो परिचित मार्ग होता है। अब यहाँ पर अपनी जान की रक्षा करने के लिए जब वो सुध-बुध खोकर भागते हैं तो वो उस राह को भूल जाते हैं जो परिचित मार्ग है, और अपरिचित मार्ग पर भागते भागते पहुंच जाते हैं। अब इस तरीके से हीरा और मोती दोनों परेशान हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे जा रहे थे, वहीं उसे मार गिराना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? अब यहाँ पर दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। हीरा ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग तो राह भूल गए हैं, यानी जिस राह पर हमें चलना था हम उससे दूसरे मार्ग पर आ गए हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम तो बेतहाशा मतलब सुध-बुध खोकर भाग रहे थे और उसको वहीं मार गिराना चाहिए था। फिर दूसरा कहता है कि उसे मार गिराते तो दुनिया हमें क्या कहती। और फिर वो अपना धर्म छोड़ दिया तो छोड़ दिया, यानी कि वो लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है तो करे, लेकिन हम क्यों अपना धर्म छोड़ दें। यानी हम लोगों के साथ हमारा जो धर्म है हम उसी धर्म पर चलेंगे। तो ऐसा कहने पर कि उसे मार गिराना चाहिए था, वो ऐसा मार के उनको या फिर ऐसा व्यवहार करके अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। अब दोनों की भूख भी बढ़ चुकी है, दोनों को भूख से बेचैनी हो रही थी। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। अब जब दोनों को भूख लगी तो बगल के ही खेत में जब मटर लगी हुई थी दोनों वहां पर उसे चरने लगे, और साथ ही कान लगाए रहते थे कि कोई आहट मिलने पर जब उन्हें ये अंदाजा हो जाए कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन्हें पकड़ना चाह रहा है तो वो फिर से कोई एक्शन ले। तो इसलिए आहट ले लेते थे और कोई आता तो नहीं है, इस बात का पता लगा के फिर से चरने लग जाते थे। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे यानी धकेलने लगे प्यार में। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, और इस तरीके से दोनों खेलने लगे। अब जब पेट भर गया तो उन्होंने साथ के खेत से पेट भर के मटर खाए, और मटर खाने के बाद किस तरीके से दोनों ने डकारे ली और फिर सींग मिलाए, एक दूसरे से खेलने लगे, और खेलते खेलते ने एक दूसरे को खाई में गिरा दिया। गुस्सा भी आया और खेल खेल में ही झगड़ा भी होना चाहता था, तो एक किनारे हट गया। अरे ये क्या, कोई सांड डॉगटा चला रहा है,
हाँ, सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे, अगल बगल वो झांकने लगे। दोनों की सुध-बुध गायब हो गई, क्योंकि सामने से सांड आता हुआ देख लिया उन्होंने। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। और दोनों ने अपनी तरफ सांड को आते हुए देखा, और वो बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला था। और उसे देखकर दोनों ये बातें करते हैं कि अगर इससे भिड़ा जाए तो भी परेशानी, और ना भिड़ा जाए तो भी परेशानी है। कितनी भयंकर तो सूरत है इसकी। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, अब तो जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। हीरा ने जवाब दिया कि ये सांड तो जो है अपने घमंड में दिख रहा है, और बिल्कुल भी ना तो ये आरजू सुनेगा ना विनती सुनेगा, तो यहाँ इसके सामने निवेदन करने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों ना भाग चले हम यहाँ से। भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। तो दौड़ाए मतलब अगर हम दौड़ने लगे और सांड भी पीछे पीछे दौड़ने लगा, यानी वो पकड़ने की वो भी पूरी कोशिश करने लगा दौड़कर, तो फिर क्या किया जाएगा। फिर बोलता है कि कोई उपाय सोचिए जल्द। अब आप यहाँ पर जैसा कि पाठ हमने शुरू किया था, इस पाठ को आज़ादी से कनेक्ट करके हुए देखिए किस तरीके से, जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत और भारतवासियों को गुलाम बनाया, वैसे ही अपने ही देश में रहकर जिस तरीके से झूरी के पास रह के हीरा और मोती जो है अपने जीवन को बहुत ही बेहतर समझते थे, लेकिन गया के पास आके उनको किस तरीके का महसूस होता था, गुलाम महसूस होता था। और उनका जीवन जो है वो उसी तरीके से प्रताड़ित था जिस तरीके से भारतवासियों का अंग्रेजों के शासन में था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जब वो अपने आप को आज़ाद करते हैं, आज़ादी के लिए वो तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भारतवासियों ने भी तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया अपने आप को आज़ाद करने का, लेकिन जब वो आज़ाद होने की पूरी कोशिश करते हुए अपने राह पर चल रहे होते हैं और कामयाबी मिलने ही वाली होती, तो ही ऐसा ही कुछ होता है कि उनके साथ फिर कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो उनको गुलामी की ओर फिर से ले जाता है। और किस तरीके से सांड जो है उसके पीछे, हीरा और मोती के पीछे पड़ जाता है, और उनके जीवन में समस्याएं और भी ज़्यादा गहराती चली जाती हैं। वैसे ही जैसे कि भारतवासियों के जीवन में हुआ कि वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए तरह तरह के आंदोलन करते और कई तरीके की मेहनत करते, उनसे जो बन पड़ता वो करते, लेकिन उनकी राहों में तरह तरह की परेशानियां और समस्याएं आती ही रहती। और इस तरीके से, जिस तरीके से हीरा और मोती अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, उपाय सोचने की कोशिश करते हैं, सांड से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप सोच सकते हैं कि भारतवासी भी जो है वो उन्हीं तरीके के अंग्रेजों की गुलामी से अपने आप को आज़ाद करने के लिए, या उनके तरह तरह के प्रहार से, यातना से, पीड़ाओं से जो उनको अंग्रेजों द्वारा भारतवासियों को मिलती थी, उससे बचने के लिए वो तरीके सोचा करते थे, और अपने आप को दिन रात आज़ादी प्राप्त करने की जो कामनाएं करते थे उसकी इच्छा में दिन रात मेहनत करते हुए नजर आते थे। उपाय यही है कि उस दोनों पर जने एक साथ चोट करें। और जिस तरीके से हीरा और मोती ने ये बात की कि भागना तो यहाँ से कायरता है, वैसे ही भारतीयों ने भी ये समझ ली बात कि इनसे डर कर सहम कर रहना जो है कायरता है, हमें अपने हक के लिए लड़ना होगा। और उन्होंने अपने हक के लड़ने के लिए और अपने आप को आज़ाद करने के लिए बहुत कुछ उन्होंने मेहनत की। बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। और इसी तरीके से, जिस तरीके से हीरा और मोती जो है अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, उपाय यही है कि उस दोनों पर दोनों जने एक साथ चोट करें। और दोनों ने प्लान किया कि दोनों के दोनों मिलकर एक साथ सांड पर जो है वार करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। दोनों ने प्लान बनाया कि वो आगे से वार करेगा और एक पीछे से, और इस तरीके से दोहरी मार पड़ेगी, यानी दोनों तरफ से मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, भाग जाएगा वो। मेरी और झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय कोई है भी नहीं। यानी कि अगर हम वहां से नहीं भाग सकते, भागने पर भी खतरा है, तो फिर हमें लड़ना ही चाहिए। और लड़ने का प्लान उन दोनों ने पूरी तरीके से तैयार कर लिया। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। संगठित शत्रुओं से यानी हीरा और मोती, यहाँ पे कोई एक अकेला बैल नहीं था, 2 बैल थे, और दोनों में संगठन था, दोनों प्लान्ड थे कि किस तरीके से वार करना है। और इस तरीके से संगठित शत्रुओं से, संगठित मतलब वो शत्रु जो आपस में
संगठित हों, प्लान करके हों, तो ऐसे शत्रुओं से लड़ने का जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, वो सांड को नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। यानी सांड को आदत थी किसी एक पर वार करता और उस पर वो अपना जो है उसको गुलाम बना लेता या उसको उस पर वार करके उस पर अपना कब्जा कर लेता। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वे अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भाग गया और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर भी पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। और इस तरीके से हीरा और मोती ने दोनों ने जो प्लान बनाया कि किस तरीके से सांड को सबक सिखाना है, वो यहाँ पर प्लान जो है काम आ जाता है। जैसे ही वो किसी एक पर वार करता तो दूसरा पीछे से आकर सांड पर वार कर देता और सांड जो है दम इस तरीके से वो हार जाता है उनके सामने और वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है। और जब वो भागता है तो हीरा और मोती दोनों उसके पीछे भागते हैं दूर तक, और इस तरीके से सांड जो है बेदम हो जाता है, उसमें ताकत नहीं रह जाती आगे भागने की, गिर पड़ता है। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं आज। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी हीरा जो है यहाँ पर अपने जो धर्म है, उसका जो धर्म है क्या कहता है कि अगर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है या फिर हमारे सामने कमजोर है तो हमें हमारा धर्म बनता है कि हम उस पर वार ना करें, सींग ना चलाएं। तो अगर सांड जो है हमारे सामने बेदम होकर गिर गया था तो अब हमारा फर्ज बनता था कि हम उस पर वार ना करें। ये सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। हीरा तो कहता है कि हमें सींग नहीं चलाना चाहिए था क्योंकि सांड जो है अब बेदम हो चुका था, पर मोती का मानना है कि ये सब ढोंग की बातें हैं। बैरी यानी कि दुश्मन को तब तक उस पर वार करते रहो जब तक आपका मन कर रहा है, या फिर बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर वो कभी ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले फिर सोचते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास यानी कौर खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े। अब जैसे ही खेत में मटर खाने के लिए फिर से वो दोनों गए, तैसे ही अब यहाँ पर हीरा तो मना कर रहा है कि उसको नहीं जाना चाहिए दोबारा खेत में, लेकिन मोती जो है वो खाने के लिए चला जाता है। तभी 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया, यानी उन दोनों को घेर लिया। अब उन पर प्रहार होगा। हीरा तो मेड़ पर था। मेड़ यानी खेत के किनारे जो मिट्टी को ऊंचा करके खेत के किनारे बना दिए जाते हैं, उस पर वो खड़ा था। निकल गया वो वहां से। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे। कहने का अर्थ है मोती जो है वो खेत में था क्योंकि वो मटर खाने गया था। हीरा उसे रोक रहा था। हीरा का कहना उसने नहीं माना। मोती खेत में फंस गया। जैसे ही वो खेत में मटर खाने गया, 2 लोग लाठी लेकर आ गए और दोनों को ही घेर लिया। हीरा जो है वो इसलिए निकल गया क्योंकि वो मेड़ पर था, मेड़ पर से वो भाग गया। मोती जो है सींचे हुए खेत में था। सींचा हुआ खेत मतलब जिस खेत में पानी डाला गया हो फसलों के लिए। अब सींचे हुए खेत में कीचड़ हो जाता है और उसमें उसके खुर यानी उसके पैर जो है धंस गए, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया और वो फंस गया, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है। अब हीरा ने देखा कि मोती जो है संगी यानी कि मोती उसका साथी, तो संकट में देखा तो लौट पड़ा। वो बच के निकल सकता था लेकिन फिर भी वो अपने साथी के लिए लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र जो है वो कांजी हाउस में बंद कर दिए गए और इस तरीके से वो पकड़ लिए गए और दोनों के दोनों कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साविका पड़ा, ऐसी घटना जो है उनके सामने पहली बार ऐसे हुई कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। समझ ही नहीं आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे। फाटक यानी गेट की तरफ दोनों के दोनों टकटकी लगाए खड़े हुए हैं, पर कोई चारा लेकर आता नहीं दिखाई देता। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति मिलेगी, इससे क्या संतुष्टि मिलेगी।
अब कांजी हाउस हाउस में दोनों बंद हैं और देख रहे हैं कि बाकी जानवरों को भी कुछ भी नहीं मिल रहा खाने को और उनको भी नहीं मिल रहा। टकटकी लगाए खड़े हैं कि कोई कुछ तो लाएगा खाने को। कुछ नहीं मिल रहा तो दीवार की नमकीन मिट्टी जो है वो चाटनी शुरू कर दी उन्होंने। लेकिन इससे क्या संतुष्टि मिलेगी? रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। यानी हीरा को फिर गुस्सा आना शुरू हुआ। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण ही निकल जाएंगे या प्राण ही निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। हीरा बोलता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतना टाइम हो गया उनको कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा। मोती बोलता है कि उसे लगता है कि अब तो मेरे प्राण भी निकल जाएंगे भूख के मारे। फिर दोनों आपस में बात करते कहते कि हमें इस तरीके से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना है, हमें यहाँ से निकलना है। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझे तो अब कुछ नहीं होगा, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा भाई। इस बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। अब दोनों में कॉन्वर्सेशन चल रही है। एक बोलता है कि आओ दीवार तोड़ डालते, दूसरा बोलता है कि नहीं भाई मुझसे तो नहीं होगा, क्योंकि भूख से बेहाल थे, ताकत नहीं है, भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं मिला। फिर दूसरा बोलता है कि बस इसी बूते पर करते थे, मतलब यही यही बहकते थे अपने बारे में कि बहुत हिम्मत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सारी अकड़ निकल गई। अब बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा। हीरा जो है वो बाड़े की दीवार कच्ची होने की वजह से हीरा ने इसका इस्तेमाल कर लिया इस सिचुएशन का। हीरा मजबूत था ही, उसने अपने नुकीले सींगों को दीवार पर दे मारा और गड़ा दिए। जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका जो काम है बन गया, साहस भी बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का जो चौकीदार है वो लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। हीरा का उज्जडपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। जब कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लगाने आया कि सारे जानवर अपनी जगह पर हैं या नहीं, तो हीरा का उज्जडपन मतलब कि हीरा ने जो दीवार गिराने की कोशिश की उसको देखकर उसको अंदाजा हो गया कि किसने क्या किया है, और उसका उज्जडपन देखकर उसने कई डंडे उसको रसीद किए, यानी बहुत डंडों से उसे मारा और मोटी सी रस्सी से फिर उसे बांध भी दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अब मोती जो है उसे जवाब देता है, कहता है कि आखिर मार खा के तुम्हें मिला ही क्या? ये जो पूरी कोशिश है, मैंने पहले ही कहा था कि कोई फायदा नहीं है और कोई कुछ जरूरत भी नहीं है करने की। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। तो दूसरा बोलता है कि मोती ने पड़े पड़े कहा। मोती ने जब ये बात बोली कि आखिर मार खा लिया, अब क्या मिला तुम्हें? हीरा बोलता है कि अपने जितनी ताकत है उतना ताकत का इस्तेमाल तो किया, कोशिश तो की। मोती कहता है ऐसा जोर मारना किस काम का कि फिर से बंधन में पड़ जाए, यानी फिर से और भी ज़्यादा तुम जो है बंधन में आ जाओ। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए। और इस तरीके से मोती जो है जिद दिखाता है, कहता है कि मैं ये तब तक करूंगा जब तक मैं इस बंधन में पड़ा हूँ, जान से चाहे हाथ ही धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ पर मोती बोलता हुआ नजर आता है कि इतने भाई यानी बाकी जानवर भी जो बंधे हुए थे वो सब बेजान से नजर आए थे, कुछ खाने को नहीं मिल रहा उनको। वो बोला अगर ये दीवार टूट जाती औरों की भी जानें बच जाती, औरों को भी आज़ादी मिल जाती इस तरीके से, और अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो हम सब के सब मर जाएंगे यहाँ पर। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी यानी किसी कॉम्पिटिटर से लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति यानी 2 गुना शक्ति का इस्तेमाल किया और दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, यानी कि जैसे ही दीवार गिरी तो जितने भी जानवर अधमरे से पड़े हुए थे सब में जैसे जान आ गई हो, वो चेत उठे, वो सब वहां से उठने के लिए भागने के लिए खड़े हो गए। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों ही खड़े थे। जैसा कि पाठ के शुरुआत से ही लेखक गधों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं कि उनमें इतना सीधापन है कि वो अपनी भलाई के बारे में भी नहीं सोच पाते हैं। यहाँ दीवार गिरी, बाकी सब जानवर भाग गए लेकिन गधे ज्यों के त्यों खड़े। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे।
आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। यानी कि मोती जो है वो हीरा से बंधी जो रस्सी है उसको तोड़ने में लगा हुआ था, इसलिए वो दोनों नहीं भाग पाए। और वो दोनों गधे जो है वो अभी भी खड़े हुए हैं। वो ये सोच नहीं पा रहे थे कि भागें या ना भागें, क्योंकि उनका एक ये लॉजिक भी था कि अगर भागेंगे फिर पकड़े गए तो कोई फायदा नहीं है, फिर और भी सख्ती होगी। जब वे हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? जब मोती ने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि हीरा जो है मोती की ही रस्सी तोड़ने में लगा था और वो उसमें कामयाब नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहे थे। तो हीरा ने कहा कि तुम चले जाओ, अगर किस्मत में होगा तो हम जरूर मिल जाएंगे। मोती ने कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, इतना सेल्फिश समझते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में यानी मुसीबत में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता? इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, वो कहते हैं कि तुम चले जाओ और तुम आज़ाद हो, और अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम मिल ही जाएंगे। दूसरा कहता है कि मैं इतना भी सेल्फिश नहीं हूँ, और उसके बाद ये बात होती है कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में ये बंधन पड़ा है, अगर उसके लिए मुझे मार पड़ेगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं है इस बात की, और अगर कुछ भी नहीं काम बना तो इतना तो सुकून है कि हमारी वजह से 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वो आज़ाद हो गए, तो उनका तो आशीर्वाद मिलेगा हमें। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। और इस तरीके से ये बातें होने के बाद मोती ने वो दोनों गधे जो अभी तक वहां से नहीं भागे और ये नहीं सोच पा रहे थे कि वो जाए या ना जाए, मोती ने उन गधों को सींग मार मार कर उस बाड़े से बाहर निकाला और उनको भी कहा कि वो चले जाएं यहाँ से। तब अपने बंधु के पास वो आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से ही बांध दिया गया, और इस तरीके से अब दोनों के दोनों जो है मोटी रस्सी में बांध दिए गए। पहले किस तरीके से हीरा ने अगर कोशिश की तो उसको मोटी रस्सी से बांधा, फिर मोती ने कोशिश की तो फिर उसके बाद जो है उसको यहाँ पर अब इसकी सज़ा मिलती है और उसको मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है। बाकी सब जानवर तो बच जाते हैं, लेकिन हीरा और मोती अभी भी फंसे रह जाते हैं, और उसके बाद मोती की बहुत ही मरम्मत होती है, यानी उसको बहुत मार पड़ती है। इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है, लेखक ऐसा कहते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे, और इसके बाद 1 हफ्ते तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी कि तिनका भी उन्हें खाने को नहीं दिया। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, वही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था, ठठरियाँ निकल आई थी। यानी कि आप देखेंगे कि कुपोषण जैसे हो जाता है तो हड्डियाँ निकल आती हैं सारी, उस तरीके से जानवर इन दोनों के साथ हो गया था। हीरा और मोती के साथ कुछ खाने को नहीं दिया जाता, सिर्फ पानी दिखाया जाता था। दोनों काफ़ी दुर्बल हो गए थे, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50 से 60 आदमी जमा हो गए। जब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी, लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा जो है अत्यंत कठोर, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो उनके देखकर वो लगता था कि बहुत ही कठोर किस्म का आदमी होगा, और आंखें लाल थीं, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। यानी कि वो व्यक्ति जब आया और मुंशी जी से बात करने लगा तो हीरा और मोती दोनों ये सोचकर डरने लगे कि अगर ये हमारा खरीदार हो गया तो इसका मुख देखकर तो लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कठोर व्यक्ति है, और इस चीज़ को सोच सोचकर दोनों मित्रों के दिल कांप रहे थे। तो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक ही भागे, यानी बेकार में ही भागे, अब जान नहीं बचेगी हमारी। और उस व्यक्ति को देखकर आज उनको ये एहसास होता है कि हमें गया के घर से भागना नहीं चाहिए था, अब तो हमारी जान नहीं बचेगी जिस भी व्यक्ति के हाथ लगेंगे। मोती ने आज श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती है? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो
अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे? तो इस तरीके से दोनों आपस में अपने मन की बातें करते हुए नजर आते हैं कि कहते हैं लोग भगवान लोगों की रक्षा करते हैं पर हमारी नहीं करेंगे। और एक बार तो उन्होंने लड़की को भेजा था जो हमें रोटी खिला जाया करती थी, एक बार तो बचा ले, तो क्या अब नहीं बचाएंगे? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता हुआ नजर आ रहा था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर मतलब कि जानवर कई बार बैठे होते हैं और बिना कुछ खाए मुंह में रखे हुए ही मुंह चलाते हैं, उसे पागुर करना कहते हैं। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के साथ पड़े कैसे दुखी हैं। तो इस तरीके से जो दोनों बैल हैं, हीरा और मोती, वो किस तरीके से परेशान हैं, ये देख रहे हैं कि रास्ते में जितने भी जानवर दिख रहे हैं वो चैन से आज़ादी से घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वो दोनों कैदियों की तरह किसी के साथ चले जा रहे हैं। बस वो कहते हैं कि ये लोग कितने स्वार्थी हैं, इन लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं कि इनके भाई बंधु जो है वो किस तरीके से किसी के हाथ में पड़े हुए हैं, कितने दुखी हैं, इनकी रक्षा की जाए। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। एकदम से चलते चलते उनको ये मालूम होता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से तो गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण यानी हर एक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। और जिस रास्ते से चलते हुए बाकी जानवरों को ऐश करते हुए वो देख रहे थे और मन में सोच रहे थे कि उनका जीवन कितना खराब है, तुरंत ही उनको ये याद आता है कि गया एक बार उनको इसी राह से लेकर आया था और वो राह उनको जानी पहचानी सी लगने लगी और उनके अंदर एक उत्साह सा आने लगा और उनकी चाल में तेजी आने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी कि पास। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा? इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। और वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दड़ियल जिसने उनको खरीद लिया था और वो वहां से लेकर उसी रास्ते से जा रहा था, जिसे देखकर हीरा और मोती ये पहचान गए थे कि ये जाना पहचाना राह है और जानी पहचानी सी राह है, ये रास्ता है, यहाँ से हम अपने थान पर जा सकते हैं। यानी थान यानी कि झूरी के यहाँ जब वो रहते थे, जो उनकी जगह थी जहाँ पर वो खड़े रहते थे, बंधे रहते थे, उनको वो जगह याद आ गई और इस तरीके से वो भागते हैं और दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम किए लाता हूँ। मवेशी खाने यानी जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको नीलाम किया जाता है, खरीदा बेचा जाता है। तो दड़ियल कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे हुए? ये तो मैं वहाँ से इन्हें लेकर आता हूँ। जबकि दोनों बैल जो है वो किस तरीके से खेतों में पाए जाते हैं और वहाँ उनको ज़बरदस्ती पकड़ के मवेशी खाने में बांध लिया जाता है। मैं तो समझाऊँ, चुराए ले आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा, दड़ियल बोलता है। दड़ियल के आगे ये बातें होती हैं कि अब यहाँ पर झूरी बोलता है कि मेरे बैलों को बेचने का किसी को अधिकार नहीं है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, मैंने नहीं बेचा तो नहीं बिकेंगे। ये फिर बात होती है कि जाकर थाने में रपट कर दूंगा, रिपोर्ट करा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। फिर गांव से बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा हुआ था।
गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। आखिर में जब देखा कि अब यहाँ पर भी ज़बरदस्ती का मामला है कि ये ज़बरदस्ती हमारे पगहे पकड़कर या फिर हमें पकड़कर ले ही जाएगा, तो हीरा और मोती ने अपना अपना वार करना शुरू किया और इस तरीके से दड़ियल को वहाँ से डरा कर भगा देने की पूरी कोशिश की। और इस तरीके से पूरा गाँव ये तमाशा देख रहा था और तमाशा देखकर वो हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता, यानी कि बिना मारे आज उसे मैं नहीं छोड़ता अगर इसने मुझे पकड़ने की कोशिश की होती तो। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। मालकिन जिनको देखकर मालकिन जो है परेशान होती थी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये क्यों उसके मायके से वापस चले आते हैं। आज मालकिन जो है उनको प्यार से सहला रही है और चूम भी रही है। दोनों को नांद में अच्छा खाने को भी मिल रहा है और चारों तरफ खुशी का माहौल भी है। और इस तरीके से हीरा और मोती जो है अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं और वहाँ आ जाते हैं जहाँ उनको अच्छा लगता है। अब वो किसी के गुलाम नहीं है। उनकी जान को जो जान समझता है ये आज उनके पास खड़े हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर हमें लेखक प्रेमचंद्र जो है वो आज़ादी का महत्व समझाते हैं जानवरों के माध्यम से, और जानवरों में भी भावनात्मकता होती है ये बात भी समझाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। तो इस तरीके से ये पाठ जो हम लिखित रूप में देख रहे हैं उसको समझने के साथ साथ लेखक ने हमें आज़ादी का जो महत्व समझाया है या भारतीयों ने आज़ादी के लिए जो कोशिशें की हैं इनके माध्यम से जो समझाने की कोशिश की है हीरा और मोती के माध्यम से, वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पाठ आपको बहुत अच्छे से अगर समझ में आया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको बहुत यूजफुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, चैप्टर समझ में आ रहा है आपको, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें कि चैनल आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दे रहा है, समरी दे रहा है, क्वेश्चन आंसर्स दे रहा है या फिर जीवन परिचय दे रहा है लेखकों के। इसके लिए आपको टाइमली अपडेट्स मिल सके, चैनल को सब्सक्राइब